हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? उम्मीद करता हूँ कि आप तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड पेपर सेकंड। देखो, कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट में जो पेपर सेकंड है उसमें आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखा है, साझेदारी, है ना। तो साझेदारी का किस प्रकार से एक गठन होता है, किस तरीके से एक साझेदारी का निर्माण होता है, कैसे साझेदारी में परिवर्तन होता है, कौन कौन सी परिस्थितियां बनती है जिसके कारण एक पार्टनरशिप है वो परिवर्तित होती है, किस तरीके से एक फर्म है वो बनती है और साथ में किस तरीके से एक फर्म का समापन होता है। तो ये पॉइंट्स इस टॉपिक में अपन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप आपका जो टॉपिक है, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका जूनियर अकाउंटेंट हो, चाहे आपके केंद्रीय विद्यालय में जो आपकी पीजीटी भर्ती आती है, नवोदय विद्यालय में पीजीटी की भर्ती आती है, इसके अलावा जो ईएमआरएस है उसमें जूनियर अकाउंटेंट और पीजीटी टीचर की भर्ती आती है। इसके अलावा 12वीं बोर्ड में भी आज का जो सेशन है बड़ा ही फायदेमंद होने वाला, क्योंकि टॉपिक वही है, सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का या अपने को पढ़ने का तरीका ये अपन मान सकते हैं। लेकिन आजकल मैं आपको बता दूं, आपका जो 12वीं बोर्ड है उसमें भी आपके 15 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव आते हैं और 7 क्वेश्चन है वो आपके रिक्त स्थान आते हैं, यानी छोटे क्वेश्चन की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर ये आज का जो सेशन है वो फायदेमंद होगा अगर जो विद्यार्थी पूरे धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ इस क्लास को वॉच करते हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक उन पॉइंटों को समझते हैं जो उनके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो फायदेमंद रहेगा। ठीक है साथियों, तो आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं उससे पहले मेरा आपसे वही निवेदन रहेगा कि एक बार आप इस परिवार के सदस्य बन जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और सेशन को सबसे पहले स्टार्ट कर दिया करो। जो ही अपनी क्लास स्टार्ट होती है अपने सेशन को साथियों के साथ शेयर कर दो, बिना कहीं, है ना, कहने की आवश्यकता ही नहीं हो, सेशन को शेयर कर दो ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़े और इस तरीके के जो सेशन होते हैं उनका एडवांटेज है वो उन्हें मिल सके। ठीक है साथियों, तो बात करेंगे आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों की। देखो, पिछले सेशन में मैंने बात की थी कि किस तरीके से आप आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, उसका कैलकुलेशन करते हैं। अब आहरण पर ब्याज की मैंने कुछ विधियां भी बताई थी आपको कि भाई ये होती है आपकी साधारण या गुणनफल विधि, ये होती है आपकी साधारण विधि, औसत विधि, ये होती है आपकी कौन सी, असमान तिथियों पर समान राशि आहरित और असमान तिथियों पर असमान राशि आहरित करने का भी मैंने जो आपको ट्रिक है वो बताई थी। और साथ में मैंने आपको एक टेबल के माध्यम से भी समझाया था कि भाई मासिक आहरण होता है तो मासिक में भी 12 माह, 9 माह और 6 माह से होता है। तो किस तरीके से आपको जो औसत अवधि है वो कैलकुलेट करनी है। अगर त्रैमासिक होता है तो किस तरीके से करनी है और अगर सूचना नहीं दी गई है तो किस तरीके से करनी है। तो पिछले सेशन में अपन ने देख लिया था कि मासिक आहरण के आधार पर देख लिया था, जिसमें 12, 9 और 6 के आधार पर। अब आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो मेथड है उस पर अपन बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सेशन और चर्चा करना चाहूंगा सबसे पहले एक और जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि ये छोटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में या आपकी कोई भी एग्जाम है ना, कंपटीशन एग्जाम है, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे इस एग्जाम्पल की। ये क्या कह रहा है कि आरएसटी एक फर्म में साझेदार है। क्या है? आरएसटी एक फर्म में साझेदार है। प्रत्येक साझेदार ने 1/1/2023 से 30/6/2023 तक 2000 रुपये प्रति माह आहरण किया, है ना। आहरण पर ब्याज की दर वो कितनी प्रतिशत है? 10% वार्षिक आहरण पर ब्याज ज्ञात करना है ना। पहली कंडीशन है आर प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करेगा, एस प्रत्येक माह के मध्य में और टी प्रत्येक माह के अंत में आहरण करेगा। ये देखो सवाल है। अब देखो इस सवाल को आपने समझा होगा कि देखो यहां पर तो दे दिया प्रत्येक माह के प्रारंभ में। अब देखो यहां पर ये अवधि कितनी दे रखी है ना। मैंने आपको बताया था आहरण है वो 12 माह हो सकता है ना, आपका 9 माह हो सकता और 6 माह हो सकता है।
तीन कंडीशन मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो 12 माह का अपन ने एग्जाम्पल समझ लिया था और 9 माह का भी समझ लिया था। अब यहाँ पर देखो 6 माह के लिए, तो यहाँ पर जब 6 माह की कंडीशन आ जाती है तो वहां पर आपका एन है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो यहाँ पर अवधि देखो कितनी है, 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023। तो काउंट कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो यहाँ पर जो अपना एन है वो कितना होगा, 6 होगा, है ना। ये चेंज है, बाकी बहुत ज्यादा इसमें चेंजमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले करते हैं जो आर है ना, तो आहरण पर ब्याज, ये क्या आएगा, आहरित राशि मल्टीप्लाई दर मल्टीप्लाई औसत अवधि बट्टे 100 मल्टीप्लाई, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आर की। आर ने क्या किया है, आर ने क्या किया है, क्या वैसे अमाउंट तो सबकी बराबर है, 2000 रुपए है, प्रति माह है सबकी, और 6 माह के लिए आर है, ये ध्यान रखना। तो आर है 2000 रुपए मल्टीप्लाई 6 माह, तो अमाउंट कितनी होगी, 12,000। दर कितनी है, दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 10%, है ना। तो दर हो गई आपकी 10%। अब अपने को चाहिए औसत अवधि, तो औसत अवधि के लिए मैंने बता दिया 6, है ना। तो 6 हो गया एन, है ना। तो यहाँ पर एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 7 हो गया, तो 3.5, है ना। तो अवधि कितनी होगी, 3.5 बट्टे 100 और मल्टीप्लाई 12, है ना। तो ये अमाउंट आपकी कितनी आ जाएगी, ये बिंदु, ठीक है। ये 12 से ये 12, तो ये हो गए आपके 100, और ये बच गए 100 को 3.5 से गुणा कर देंगे तो 350 है, वो आपकी अमाउंट आ जाएगी, किसकी, आर की, है ना। तो मेरी बात समझ रहे होंगे आप। यहां पर अपने पास क्या है, 6 माह के लिए है, तो जो आपका एन है वो कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एन अब 12 नहीं रहेगा, एन कितना रहेगा, एन है वो आपका 6 रहेगा, है ना। तो आर से प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करते हैं, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, है ना। तो n यहां पर 6 है, तो 6 प्लस 1 डिवाइड अपन 2 से करेंगे, तो 7 में 2 का भाग देंगे तो 3.5 वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आर की कंडीशन है ना। दूसरी कंडीशन है एस की। एस क्या कह रहा है, एस क्या कह रहा है, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण कर रहा है ना। और एस है तो एस, है ना। अब एस भी 2000 रुपए है, ₹2000 प्रत्येक माह आहरित करता है 6 महीने के लिए। तो एस क्या करता है, 2000 रुपए आहरित करता है प्रत्येक माह, प्रत्येक माह आहरित करता है और 6 महीने आहरित करता है, तो इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 12,000। रेट है आपकी कितनी है, 10। अब देखो अवधि कितनी होगी, क्योंकि ये आहरण कब कर रहा है, ये प्रत्येक माह के मध्य में कर रहा है। तो यहां पर जब मध्य में करता है तो n डिवाइड बाई 2, तो 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा। तो यहां पर आपकी अवधि कितनी आ जाएगी, 3, है ना। और फिर नीचे वही, है ना। अब इसको काट देंगे 0 से 0, ये 0 से 0,
ये 12 से, तो ये हो गया आपके 100, और फिर 100 को 3 से गुणा कर देंगे तो 300। ये कौन सा आ गया आपका एस। अब तीसरा कौन सा है यहाँ पे, तीसरा कौन है आपका टी, है ना। तो टी का आहरण देखेंगे, टी क्या करता है, प्रत्येक माह के अंत में आहरण है वो करता है ना। टी प्रत्येक माह के अंत में आहरण करता है। तो टी तो टी के अमाउंट है 2000, और 6 माह के लिए आहरण करेगा तो इसकी अमाउंट भी कितनी आएगी, 6 को 2 से गुणा कर देंगे तो 12,000, रेट है वो 10%। अब यहाँ पे देखो जब अंत में करता है तो n-1 डिवाइड बाई 2 है ना, तो 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 है ना। तो यहाँ पर आपकी औसत अवधि कितनी आ जाएगी, 2.5। ठीक है। अब यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं, अब इसको काट देंगे। ठीक है, ये 12 से ये 12 कट गया तो कितना बच गया, 100 को 2.5 से गुणा करेंगे तो 250 रुपए। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो इस तरीके से जब अवधि है वो 6 माह के आधार पे हो तो अपने को इस तरीके से वो कैलकुलेशन है वो करनी होती है। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई 6 माह पे है, 9 माह पे है, 11 या बाकी 12 माह पे है, तो ये अपने को अगर ये अपन ध्यान रखेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब परीक्षा में पेज क्या आता है, इसी पॉइंट का पेज आता है, क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते हैं या थोड़ा सा अपने को क्या होता है और कॉन्फिडेंट होता है अपन। जब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज दे दी कि देखो 2,000 रुपये प्रति माह, तो अपन क्या सोचते हैं प्रति माह, इसका मतलब 12 माह आहरण करता है, और यहाँ पर अपन फिर 12 वाला फॉर्मूला लगाते ही सवाल वो गलत हो जाता। अपने को ये अवधि है उसका भी ध्यान में रखना है कि भाई कितने समय के लिए वो आहरित करता है। प्रति माह तो करता है, लेकिन वो समय कितना है, वो समय आपका 6 महीने है, 9 महीने है या 12 महीने है। तो इस तरीके की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और अगर ये जानकारी आपके पास होगी तो फिर आपका सवाल वो किसी भी कंडीशन में गलत नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन समझते हैं, है ना। ए बी सी एक फर्म में साझेदार है जो 31/3/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर 12% वार्षिक दर से ब्याज की गणना आपको करनी है। अब देखो यहां पर क्या, पहली कंडीशन, ए ने प्रत्येक माह की तिमाही के प्रारंभ में 3,000 रुपए का आहरण किया। यहाँ पे देखो तिमाही आ गया। सेकंड कंडीशन में आपको बताई थी कि प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, प्रत्येक बी है वो प्रत्येक तिमाही के मध्य में, और आपका सी है वो प्रत्येक तिमाही के अंत में आहरित करता है राशि। तो वहां पर आपको कौन सी कंडीशन है वो अप्लाई करनी है, किस तरीके से आपको वो सवाल है वो हल करना है। अब देखो तिमाही है ना, 3 महीनों का, तो टोटल महीने होते हैं 12, और उसमें 3 का भाग दे दे तो 4 क्वार्टर हो गए आपके, है ना। 4 क्वार्टर हो गए, 3 महीने से अगर अपन बात करें तो वर्ष में वो कितनी बार पैसे निकालता है, 4 बार पैसे निकालता है। कितनी बार, 4 बार। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि भाई ये क्या कह रहा, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, है ना, तो एक तो उसने अप्रैल में निकाल लिया, फिर अप्रैल मई जून, फिर उसने जुलाई में निकाल लिया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर, फिर उसने अक्टूबर में निकाल लिया, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर उसने जनवरी में निकाल लिया, है ना। इस तरीके से प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, अंत में या मध्य में वो पैसे वो विड्रॉल करते हैं। तो इन पे अपने को ब्याज की गणना करनी है। तो देखो इन पर ब्याज की गणना किस तरीके से होगी उस पर अपन थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, देखो, है ना। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले फॉर्मूला आपका वही रहेगा, फॉर्मूला आपका वही रहेगा। कौन सा, जो अभी अपन ने देखा है, फिर देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई
रेट मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12, ये इसका फॉर्मूला है वो रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें तीन व्यक्ति कौन है, पहले हाँ आपका ए है ना, तो अपन बात करेंगे ए है ना, तो ए है वो कितनी राशि आहरित करता है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ए है वो प्रत्येक व्यक्ति है या अलग अलग दर के, ए है वो 3000 रुपए आहरित करता है प्रत्येक तिमाही को, यानी वो वर्ष में कितनी बार राशि आहरण करेगा, 4 बार है वो राशि आहरण करेगा। तो 3000 रुपए तो वो प्रत्येक तिमाही को आहरण करता है और इस तरीके से वो वर्ष में 4 बार राशि आहरित करेगा। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी, 12000 है ना। रेट कितनी दे रखी है, रेट है 3000 के साथ 12% रेट दे रखी है ना, तो 12 मल्टीप्लाई, अब एवरेज पीरियड है ना, एवरेज पीरियड के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई जब तिमाही होता है तो वहां पर n+3 होता है डिवाइड बाई 2 होता है। अब देखो यहाँ पर n कितना है, 12 प्लस 3 और 2 का भाग, 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 है वो आपका क्या होगा, यहाँ पर राशि होगी है ना। एवरेज पीरियड कितना होगा, 7.5, फिर मल्टीप्लाई और ये 12 है ना। रेट कितनी है, 12% है ना, रेट 12% है। अब इसको गुणा कर देंगे तो देखो ये 12 से तो ये 12 कट गया और ये 2 बिंदु कट गई है ना, तो बच गए कितने, 120। 120 को अपन क्या करेंगे, 120 को अपन 7.5 से गुणा करेंगे तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी, 120 को अपन 7.5 से गुणा करेंगे तो 12 सत्ती 84 और आधे 60 यानी 900 रुपए आपकी ये अमाउंट है वो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 900 रुपए आपके आहरण पर ब्याज किसकी अमाउंट हो जाएगी, पहला जो आपका ए है जो प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करता है और उसने क्या किया इस बार प्रत्येक तिमाही से कर दिया, यानी अप्रैल में, फिर जून जुलाई में, फिर अक्टूबर में और फिर जनवरी में, इस तरीके से उसने वर्ष में 4 बार रुपए निकाले हैं, टोटल उसने 12000 रुपए निकाले हैं। अब उस पे अपन को ब्याज की गणना की है तो ये उस पर ब्याज की अमाउंट होगी। ठीक है, दूसरा आता आपका बी। अब बी है वो क्या कर रहा है, बी कर रहा है प्रत्येक माह के मध्य में 4000 रुपए निकाल रहा है, प्रत्येक माह के मध्य में है ना, तो है इनकी भी तिमाही, तो 4000 मल्टीप्लाई 4 है ना, क्योंकि 4 बार ये निकाल रहा है, प्रत्येक तिमाही से 4000 निकाल रहा है, टोटल तिमाही कितनी होगी, 4 होगी, तो अमाउंट होगी आपकी 16000, रेट आपकी 12 है ना। अब एवरेज पीरियड चाहिए, एवरेज पीरियड के लिए क्या कह रखा है, ये प्रत्येक माह के मध्य में आहरण कर रहा है, तो मध्य का मतलब क्या हो गया, n डिवाइड बाई 2, तो 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 है ना, तो इसकी अवधि कितनी आ जाएगी, 6 बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12 है ना। समझ गए मेरी बात, तो ये फॉर्मूला आपको तिमाही में काम में लेना। अब इसकी कैलकुलेशन, ये 12 से ये 12 कट गया, ये 2 बिंदु कट गए है ना। अब अपने को है 16 को 6 से कर दो या 160 को 6 से कर दो है ना, तो 16 का पढ़ा 16 96 और 0 तो 960 रुपए है वो आपकी ये अमाउंट है वो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये अमाउंट, कितनी हो जाएगी आपकी, कितनी रहेगी अमाउंट है वो कितनी रहने वाली है, 960 रुपए, किसकी, आपकी बी की है ना। अब अपन बात करेंगे सी की है ना, सी, तो सी है वो भी क्या करता है, आहरित करता है। सी कितनी राशि आहरित करता है, प्रत्येक तिमाही के अंत में वो 2500 रुपए निकालता है, प्रत्येक तिमाही के अंत में 2500 रुपए निकालता है, तो यानी 2500 मल्टीप्लाई 4, वर्ष में 4 बार पैसे निकालेगा, 2500 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 10,000 मल्टीप्लाई रेट अपने को पता है 12%। अब औसत पीरियड, अब ये क्या कर रहा है, प्रत्येक माह के अंत में यानी प्रत्येक तिमाही के अंत में है, तो यहां पर n-3 डिवाइड बाई 2, यानी 12 में से 3 घटा दो और 2 का भाग दे दो,
तो 9 में 2 का भाग देंगे तो 4.5 है, वो आपका औसत पीरियड है, वो आ जाएगा। तो 4.5 है, वो आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 12, है ना। 100 क्यों आता है, क्योंकि ये प्रतिशत में है, तो ऊपर प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, तो इसलिए फॉर्मूले में इसको फीड कर दिया। ये 12 से ये 12, ये 2 बिंदु से ये 2 बिंदु। अब क्या करेंगे, 100 को 4.5 से गुणा करेंगे तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी आपकी, 450 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, है ना, जब ये कंडीशन दे रखी है प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में, है ना, और तिमाही से यानी वर्ष में कितनी बार हो गया, 4 बार ट्रांजैक्शन हो गया। अब ये 9 महीने से होती है तो कितनी हो जाएगी, है ना, 9 महीने से होती है तो 3 हो जाएगी, और अगर 6 महीने से होती है तो 2 हो जाएगी, है ना। उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पूरे 12 महीने दे रखे हैं, तो इसलिए 12 महीने होते हैं, तो तिमाही से 3 महीने से पैसे निकालता है, तो अपन मान सकते हैं कि 4 बार वो पैसे निकालता है। ठीक है, अब एक बार आप समझ लो, है ना। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी जो हर समस्या है उसका समाधान इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जा सके, है ना। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हर पॉइंट है वो आपको आराम से समझना है। अब देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल जो कहते हैं ना अकाउंटेंसी में जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो ये प्रैक्टिकल चीज़ है। अब इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, और जब अभ्यास कर लेंगे तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास है वो आदमी को क्या बनाता है, अभ्यस्त बनाता है, उस काम के लिए परफेक्ट है वो बनाता है ना। तो आपने समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आपको कमेंट करके जरूर पूछना है, ताकि उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। बाकी देखो आगे हम आगे चीज़ पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारे MCQ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है वो भी हल करेंगे, और आपको एकदम परफेक्ट बना देंगे, अकाउंटेंसी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे देखें, आगे देखो तीसरी कंडीशन आ रही है, ये है ना। तीसरी कंडीशन आपके सामने क्या आ रही है, ये क्या आ रही है कि भाई एक और एग्जाम्पल अपन समझ लेते हैं कि भाई 31/3/2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विराट ने आहरण किए हैं, और आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 10% है। आहरण पर ब्याज की दर कितनी है, 10% है। ठीक है, आहरण पर ब्याज की दर 10% है। अब उसने क्या, जो विराट है उसने क्या किया है कि भाई वर्ष के दौरान 20,000 रुपए आहरित किए हैं, और उसने वर्ष के दौरान 2,000 रुपए प्रतिमाह है वो आहरित किए हैं। तो यहाँ पर सिंपल है कि भाई कुछ भी नहीं दे रखा कि भाई कितनी अवधि है, क्या है, कुछ है ना, कुछ भी नहीं दे रखा। तो यहाँ पर हो जाएगा पहली कंडीशन में, है ना, आहरण पूरा दे रखा, पूरे वर्ष के दौरान उसने 20,000 रुपए निकाले, है ना। तो यहाँ पर साधारण दर से पूरे वर्ष में निकाले हैं, तो साधारण दर से अपन इसमें क्या करेंगे, ब्याज लगाएंगे, है ना। तो 20,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई पूरे 12 माह के लिए है, बटे 100 और तो मल्टीप्लाई 12, ये 12 से ये 12, ये बिंदु से ये बिंदु, ये बिंदु से ये बिंदु, है ना। तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई, आहरण की 2,000 रुपए आ गई। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में 2,000 रुपए प्रति माह है ना। तो 2,000 प्रति माह है, तो 2,000 को 12 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 24,000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12 बट्टे 100 मल्टीप्लाई 12, ये 12 से ये 12, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, कितनी अमाउंट बच जाएगी, 2400, है ना। तो दोनों में अपने पास कितनी कितनी आ गई, 2,000 और 2400 रुपए है, वो ब्याज आ जाएगा। सिंपल रूप से आएगा, इसमें सिंपल रूप से ये आपका ब्याज है वो आ जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई अवधि है वो नहीं दे रखी है। ठीक है, समझ गए, है ना। तो सिंपल सा है, इसमें किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो जानकारी नहीं दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, सिंपल तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो कैलकुलेट करना। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। आगे देखो, एक महत्वपूर्ण बातें आज और करेंगे कि भाई कई बार क्या होता है कि अपन 31 मार्च को खाते कब बंद होते हैं, 31 मार्च को 31 मार्च को अपने खाते बंद हो जाते हैं, और खाते बंद होने के बाद हमें पता चलता है कि अरे अपन ने तो ये त्रुटि कर दी, पूंजी पर ब्याज लगाना भूल गए,
है ना, साझेदार का वेतन बोनस कमीशन है उसकी प्रविष्टि करना भूल गए, आहरण की प्रविष्टि करना भूल गए, तो वहां पर अपने को क्या करना पड़ता है कि कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। क्या होता है कि भाई जो साझेदारी खाते बंद हो जाते हैं और बंद होने के बाद उसमें समायोजन किया जाता है, तो वहां पर अपने को एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है और उसे कहते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, लाभ हानि समायोजन खाता। ये भी आपका नाममात्र खाते की प्रकृति का होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, लेकिन इसके सहारे पर अपन ने जो त्रुटि कर दी उसमें अपन वापस सुधार कर सकते हैं। तो बंद हुए साझेदारी खातों का समायोजन। अब देखो इसमें पहली जो मेथड आती है कि भाई कौन कौन सी अपने से गलती हो जाती है, तब हमें P&L एडजस्टमेंट बनाने की आवश्यकता पड़ती है। देखो पहली प्रविष्टि जो पैटर्न मान ले या पहली गलती मान ले कि भाई पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया जाना या कम या अधिक लगाना। अपन ने क्या किया, या तो पूंजी पर ब्याज का लेखा करना भूल गए और या कम लगा दिया या ज्यादा लगा दिया, है ना। तो एक ये त्रुटि हो सकती है, या तो अपन ने पूंजी पर ब्याज का लेखा किया ही नहीं, या कर तो दिया लेकिन अमाउंट कम रह गई या ज्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में अपने को क्या करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। दूसरा, आहरण पर ब्याज का लेखा न किया जाना। इसमें भी वही कंडीशन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका लेखा या तो करना भूल गए या कम लगा दिया या अधिक लगा दिया, तो वो कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो ओपन करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन में क्या है कि साझेदारों के पारिश्रमिक जिसमें आपका वेतन, फीस, कमीशन का लेखा न करना, ज्यादा करना, कम करना, तो वो तीसरी कंडीशन है वो यहाँ पर अप्लाई होती है कि किसी भी साझेदार का पारिश्रमिक जिसमें आपका वेतन है, बोनस है, कमीशन है, या तो उसकी प्रविष्टि अपन ने की नहीं या करना भूल गए, है ना, या अपन ने कम कर दी या ज्यादा कर दी, तो उसके लिए भी अपने को क्या करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि खाते वो 31 मार्च को बंद हो चुके हैं, अब उनको दोबारा अपन काट छांट नहीं कर सकते, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपन एडजस्टमेंट एंट्रीज है वो कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री होगी। चौथा पॉइंट आता है गलत अनुपात में लाभों का विभाजन। अपन ने क्या कर दिया कि भाई लाभ विभाजन कितना था, 3, 2, 1 था, अपन ने क्या कर दिया 2, 3, 1 में बांट दिया, है ना, तो वहां पर गलती हो गई ना। तो वहां पर अगर अपन लाभ विभाजन अनुपातों में गलत विभाजन कर देते हैं तो वहां पर अपने को P&L एडजस्टमेंट एंट्री वो बनानी पड़ेगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। आपने लाभ विभाजन, आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें आपने परिवर्तन कर दिया, पहले कुछ और था अब कुछ और है, तो वहां पर भी अपने को क्या करना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट है वो तैयार करना पड़ेगा। और उसके लिए जो विधियां दे रखी है उन विधियों में से आपको जो भी अच्छी लगती है उस विधि को आपको काम में लेना पड़ेगा। तो अगर पूछा जाता है परीक्षा में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इससे जो सिंगल प्रविष्टि वाली बात है वो परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि इन त्रुटियों के कारण अपने को क्या बनाना पड़ रहा है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो बनाना पड़ रहा है। परीक्षा में भी ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई निम्न में से किस कारण आपका लाभ हानि समायोजन खाता या लाभ हानि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो आपको तैयारी करना पड़ता है, किस कारण करना पड़ता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण जो मेथड है या यूं कहिए ये वो कमियां जिसकी वजह से अपने को P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो तैयार करना पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप। अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि हेड्स नोट के रूप में आपके काम में आने वाले हैं, है ना। अनावश्यक रूप से आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़े, सिर्फ और सिर्फ आप हेड्स नोट्स के बेस पर है वो अपना काम में कर सको। ठीक है। अब देखो इसमें 2 विधियां काम में ली जाती है, 2 विधियां हैं समायोजन की, 2 विधियां इसमें काम में ली जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना, कितनी विधियां समायोजन की, क्योंकि गलती तो हमें पता चल गई कि भाई समायोजन क्यों कर रहे हैं कि ये 5 गलतियां हैं, या तो ब्याज पे लेखा नहीं किया, या आहरण का लेखा नहीं किया, साझेदार का वेतन बोनस कमीशन का लेखा नहीं किया, गलत अनुपात हो गया, या लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो गया। ये तो वो कारण है जिसकी वजह से हमें P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। लेकिन कौन कौन सी विधियां आएगी, तो पहली आएगी आपकी एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन, और इंपॉर्टेंट है ना, ये मान सकते हो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन है वो आपसे अगर पूछ ले तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या होता है कि भाई जो साझेदार को देना है, यानी जिस साझेदार को देना है, जो साझेदार को देना है उसके खाते को क्या करेंगे, क्रेडिट, है ना, और जो राशि उनसे वसूल करनी है उस खाते को करेंगे डेबिट करके एक विश्लेषण
तालिका है वो तैयार की जाती है। अब देखो जिस साझेदार को देना है ना, उसके साझेदार में क्या करेंगे, क्रेडिट। और जो साझेदार देगा ना, जिस साझेदार को देना है, यानी जो साझेदार देगा वो तो होगा क्रेडिट, और जो राशि प्राप्त करेगा वो होगा डेबिट। और एक विश्लेषण तालिका बनाई जाती है और उसके शुद्ध प्रभाव के आधार पर समायोजन प्रविष्टि की जाती है। तो यहाँ पर यह प्रविष्टि होती है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, है ना, कि जो साझेदार देगा वो, ये देने वाला कौन है, सैक्रिफाइस, प्राप्त करने वाला कौन है, गेनिंग, है ना। तो जो गेन करेगा उसको डेबिट करेंगे और जो त्याग करेगा उसको क्रेडिट है वो यहाँ पर किया जाएगा, और आपकी ये सिंगल प्रविष्टि वो की जाएगी। बाकी आगे अपन थोड़े से प्रैक्टिकल देखेंगे, है ना, तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से इसकी प्रविष्टि होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि भाई गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट यार टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है, हो गई ये प्रविष्टि। तो ये प्रविष्टि अपने को ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान रखना, पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा। तो यहां पर वही बात है कि गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, नियम आपके वही लागू होंगे जो अकाउंटेंसी में लागू होते हैं। तो ये हो गया आपका एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। दूसरी मेथड क्या कहती है, दूसरी मेथड लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है वो खोलकर अपन क्या कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। अब देखो इसमें 3 कंडीशन दे है कि पहली कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि की छूट हो जाती है, इनको लिखना भूल जाते हैं, तो अपन क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। अगर स्थायी विधि से है तो करंट हो जाएगा, और परिवर्तनशील से है तो आपका कैपिटल हो जाएगा। दोनों में ध्यान रखना, अगर स्थायी विधि से है तो आपका करंट अकाउंट हो जाएगा, और परिवर्तनशील से है तो कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा। कब, जब अपन ये ब्याज, वेतन और कमीशन है इनको लिखना भूल गए हैं, इनमें कोई संशोधन करना है, तो वहां पर अपनी पहली एंट्री ये हो जाएगी। दूसरी है कि भाई आहरण पर ब्याज का जो छूट है या आहरण पर ब्याज का लेखा करना भूल गए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर अपने को क्या करना है कि जो चीज अपन ने छूट हो गई है ना, लिखना भूल गए, उसकी जगह अपने को P&L एडजस्टमेंट लिखना है ना। जैसे ब्याज है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखते, लेकिन अब अपने को क्या लिखना है, P&L एडजस्टमेंट लिखना है ना। पार्टनर सैलरी, बोनस, कमीशन, इतना ही ध्यान रखना। जहां पर अपने को उस पर्टिकुलर्स का नाम लिखना था, अब उसके जगह P&L एडजस्टमेंट लिखना है और उसके आधार पर ये प्रविष्टि करनी है। तो 2 प्रविष्टियां होगी। तीसरी प्रविष्टि ये है कि अगर लाभ होता है तो, है ना, अंत में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसके शेष को उन साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में बांट देते हैं। अगर इसमें अपन देखेंगे कि भाई कौन सा ज्यादा, पार्टनर जो आपका P&L एडजस्टमेंट है वो कौन सा ज्यादा है, इसका कौन सा ज्यादा, दोनों का अंतर है वो देखेंगे। और अंतर देखने के बाद, है ना, अगर जो लाभ होगा, है ना, लाभ होने पर ये प्रविष्टि होगी, है ना। लाभ का मतलब क्या है, लाभ का मतलब क्या है कि भाई P&L एडजस्टमेंट अकाउंट है, अगर क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है तो लाभ, और डेबिट ज्यादा है तो हानि, है ना। क्रेडिट ज्यादा है तो लाभ और डेबिट ज्यादा है तो हानि। तो अब इसमें अगर अपने को लाभ होता है तो ये एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यार, है ना भाई, ये होगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। लाभ होने पर P&L एडजस्टमेंट का क्रेडिट शेष है, और अगर डेबिट शेष है, हानि होने पर, अगर डेबिट शेष है, हानि होती है, तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट। ये लिख दिया ना, विपरीत प्रविष्टि हो जाएगी। जो ये प्रविष्टि कर रखी है इसी की विपरीत प्रविष्टि है वो हो जाएगी। ठीक है, बताओ देखिए, अब सारी चीज समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये लास्ट प्रविष्टि है जो लाभ को बताती है कि भाई आपको फर्म में लाभ हुआ या नहीं हुआ, उसको ये शो करती है ना। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर उसका शेष अपन निकाल सकते हैं, और अगर लाभ होता है तो एंट्री हो जाएगी आपकी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल या करंट, और अगर लॉस होता है तो आपकी एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट या टू P&L एडजस्टमेंट। ठीक है, समझ गए मेरी बात।
तो इस तरीके से आपको इन बातों को समझना है और समझ के क्या करना, अपनी समझदारी को बढ़ाना। ये बात हो गई। अब इसको अपन देख लेते हैं फॉर्मेट के रूप में। अगर आपकी फिर भी दिक्कत हो तो प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, ये हो जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, है ना, वही है P&L एडजस्टमेंट। जिस तरीके से अपन P&L इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं वही है। अब अगर आपको इंटरेस्ट ऑन लिखना भूल गए तो लिख देंगे तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लिखना भूल गए तो टू पार्टनर सैलरी और पार्टनर कमीशन, है ना। इधर आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, और यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट है वो लॉस आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट है तो वो इस साइड है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी जो आपके लाभ हानि समायोजन खाते से संबंधित है, जो आपके एग्जाम के लिए बड़ी ही फायदेमंद हो सकती है। इनको अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस के माध्यम से अपने दिमाग में फीड कर लेना है, ताकि फिर जो एग्जाम हो उस समय तक आप एकदम प्रिपेयर रहें। ठीक है साथियों, तो ये एक था छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है वो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। अगर ऐसा आपको भी लगता है तो आपको एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है और साथ में वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े और इस प्यारी मुहिम में, एक अच्छी मुहिम में आप सबका सहयोग मिले और लगातार आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और इसके अलावा आपके कॉमर्स रिलेटेड जो टॉपिक है वो इस प्लेटफॉर्म पर क्लियर होते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।